नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। और इसमें हम शुरू कर रहे थे नोट्स पब्लिकेशन की सीरीज़ को, जो कि है उत्तराखंड की सिंगल लाइनर बुक, BS नेगी की बुक है। और हम इसमें देख रहे थे उत्तराखंड के यूनिट 1, यूनिट 2 को हम कर रहे थे। और यहाँ पर हमने शुरू किया था चंद वंश, और चंद वंश में सभी शासकों को हमने देख लिया है, सभी शासकों का शासनकाल हमने देख लिया है। और अब इसमें हमारी बारी है क्या देखने की, इनका प्रशासनिक स्वरूप देखने की, कि चंद वंश का जो प्रशासनिक स्वरूप था वो कैसा था। तो आइए शुरू करते हैं। राजा चंदों का सर्वोच्च शासक और प्रधान न्यायाधीश होता था, और चंदों का जो शासन है वो पंचायती राजतंत्र था, जो अपने नाम के अंत में देव शब्द को धारण करते थे। यानी कि इनका क्या था, एक पंचायती राजतंत्र था। और राजा क्या होता था, सर्वोपरि होता था। और जो एक प्रधान न्यायाधीश है वो कौन होता था, राजा होता था। और ये जो शासक है वो अपने नाम के अंत में देव शब्द को क्या करते थे, धारण करते थे। राज्य की जो समस्त भूमि है वो राजा के अधीन होती थी, और राजा गूंठ, संकल्प और रौत के रूप में जमीन को जो लोगों को या फिर अपने सैनिकों को दे सकता था। लेकिन पर्वत चंद, रतन चंद और त्रिमल चंद आदि ने पिता के रहते हुए जमीनें जो हैं वो दान में दी थी। यानी कि जो एक शासक होता था ना, राजा, केवल वही अपनी भूमि को किसी भी कर्मचारी को या किसी भी अपने सेवक को या किसी भी अपने लोगों को उस जमीन को रौत के रूप में, गूंठ के भूमि और संकल्प के रूप में दे सकता था। किंतु जो शासक हैं पर्वत चंद, रतन चंद और त्रिमल चंद, इन्होंने अपने पिता के रहते हुए भी जमीनें क्या दी थी, दान में दी थी। चंद राजाओं के जो सेनापति थे उन्हें बख्शी कहा जाता था। इसमें क्या होता था, जो सेनापति है उसको एक नाम दिया, क्या कहते थे उसको, बख्शी कहते थे। और चंदों के समय परामर्शदात्री का जो कार्य है वो मेहरा और फर्तियाल करते थे। एक परामर्शदात्री जो लोग होते हैं ना शासन में या राज सत्ता में, तो मेहरा और फर्तियाल को नियुक्त कर रखा था। हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि सोमचंद ने मेहरा और फर्तियालों को यहाँ पर क्या कर रखा था, नियुक्त कर रखा था। चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे, जैसे शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी आदि जो थे बड़े विख्यात दीवान थे। और जिसमें जो दीवान की उपाधि थी वो किसके समान थी, प्रधानमंत्री के समान थी। और चंद काल में दीवान के अधीन मंत्री और सचिव होते थे। यानी कि इसकी जो उपाधि है वो प्रधानमंत्री के समान है। और इसके अधीन कौन होते थे, जो मंत्री थे वो, और जो सचिव थे वो, जिनकी अधिकतम संख्या कितनी होती थी, 10 होती थी। कि अधिकतम 10 की संख्या तक मंत्री या सचिव हो सकते हैं। चंद राज्य मंडलों में विभक्त था, लेकिन जो मंडल थे वो 2 प्रकार के थे। एक थे सामंतों के अधीन और एक थे राजा के अधीन। यानी कि जो राजा था ना उसने सामंत डिवाइड कर रखे थे अपने अपने किसी एक क्षेत्र में उत्तराधिकार के लिए। तो सामंतों के अधीन भी क्या थे, मंडल थे, और एक मंडल थे जो केवल राजा के अधीन थे। सामंत राजा को वार्षिक कर देते थे, इन्हें ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। जो वार्षिक कर देते थे सामंत, इनको क्या कहते थे, ठक्कुर कहते थे। और मंडलों के नीचे क्या होते थे, देश होते थे, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश, खरक देश, पर्वत डोटी का देश। इन सभी का यहाँ पर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो परगना होती थी, जो 2 प्रकार के होते थे। जैसे नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार या सरीदार कहा जाता है, और सैनिक कमांडर के अधीन जो होते थे उन्हें मुखिया कहा जाता है, बख्शी कहा जाता है। नागरिक परगने के अधीन को सीकदार कहा जाता है। हमने पहले भी पढ़ा कि माल का सीकदार इसे बनाया या फिर इस क्षेत्र का सीकदार इसे बनाया। तो उस तरीके के जो नागरिक जहाँ पर रहते थे लोग, वहाँ पे जो अधिकारी होता था उसे सीकदार या सरीदार कहते थे। और ऐसे ही जो सैनिक कमांडर थे इसके अधीन में जो मुखिया था उसको क्या बोलते थे, बख्शी कहते थे। उद्योग चंद के समय में जो माल का सीकदार था वो जगन्नाथ बने था, और जो सीरा का सीकदार था वो गंगाराम था। अब सीकदार वही है कि माल परगना जो है ना उसका जो सीकदार है वो कौन है, जगन्नाथ बरे। यानी कि वहाँ पर नागरिक लोग जहाँ पर रहते हैं उसका जो सीकदार है वो जगन्नाथ बरे हैं। और जो सीरा क्षेत्र है, जो एक नागरिक क्षेत्र है, वहाँ का सीकदार कौन है, वहाँ पर गंगाराम है। और जबकि जो जगत चंद्र है उसके समय में सीरा का जो सीकदार है शत्रुपाल भंडारी था। यानी कि ये लोग चेंज करते रहते होंगे। चंदों के समय परगने यानी कि काली कुमाऊं, सोर, शीरा, फल्ला, कोट, पाली, पछाऊं और कोटली आदि का क्या मिलता है, यहाँ पर जिक्र मिलता है। कौन कौन से परगने मिलते हैं, काली कुमाऊं का परगना, शोर परगना, शीरा परगना, फल्ला, कोट, पाली पछाऊं परगना और कोटली परगना। तराई भाबर में 6 परगने थे, जैसे बक्सी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छीनकी। तराई भाबर में कितने परगने थे, 6 परगने, जैसे बक्सी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छीनकी परगना। ऐसे ही परगने जो थे वो गरखों में विभक्त थे। और काली कुमाऊं व माल में जिन्हें पट्टी कहते थे। परगने भी किस में विभक्त थे, गरखों में विभक्त थे। काली कुमाऊं जिन्हें काली कुमाऊं व माल में जिन्हें क्या कहते थे, पट्टी में विभक्त थे। और शोर व शीरा में क्या थे, गरखे थे। इन्हें जो काली कुमाऊं का क्षेत्र है यानी कि चंपावत का क्षेत्र है, और जो माल है वहाँ पे क्या कहते थे, पट्टी कहते थे। गरखे का जो प्रशासनिक होता था वो कौन था, नेगी होता था। जबकि शोर का नेगी शिरोमणि जोशी था। शोर क्षेत्र का जो नेगी था वो कौन था, शिरोमणि जोशी था, जो कि क्या था, इसमें ये सेनापति भी रहा था। पद का जो पदनाम होता था वो जाति का नहीं होता था, वो किसी जाति का नाम नहीं था, वो एक प्रशासक का नाम था कि गरखे का प्रशासक नेगी होगा। गरखे पुनः गांव में विभक्त थे, और गांव का जो मुखिया था शयाना या बूढ़ा होता था। गरखे भी गांव में विभक्त थे, और गांव का जो मुखिया था शयाना या बूढ़ा होता था। काली कुमाऊं एवं जोहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, बूढ़ा कहते थे। काली कुमाऊं यानी कि चंपावत और जोहार का जो क्षेत्र है वहाँ पर गांव के मुखिया को बूढ़ा कहते थे। पाली परगने एवं सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया को शयाना कहते थे, जो गाँव के न्यायाधीश भी होते थे। यानी कि जो शयाना है पाली परगना के क्षेत्र में और सल्ट के क्षेत्र में, इसको क्या बोलते थे, ये शयाना है और ये गाँव के न्यायाधीश भी हैं, जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था। और शयाने के नीचे होते थे थोकदार। शयाने के नीचे भी कौन होते थे, थोकदार होते थे। कल्याण चंद चतुर्थ के अभिलेख में लच्छी गुसाई मंडराल जो था वो 16 गाँवों का क्या था, सयाना था। उसको 16 गाँवों का सयाना
नियुक्त कर रखा था किसको, लच्छी गुसाल मनराल को। डाकिया राजा को देय गल्ला छहाड़ा उपज का छठवां भाग वसूल करता था। जो राजा जो डाकिया था वो राजा को क्या था, गल्ला छहाड़ा उपज का छठा भाग क्या करता था, वसूल करता था। पंचनवीशी नाम की जो पंचायत थी, कचहरी थी, चंदों के समय में थी और इसे चार थान भी कहते थे। और जो इसका दंडाधिकारी होता था इसे क्या कहा जाता था, डंडे कहा जाता था। पंचनवीशी नाम की क्या थी, पंचायत थी, कचहरी थी चंदों के समय, जिसे चार थान कहते थे और इसके दंडाधिकारी को डंडे कहा जाता था। कुमाऊं चंदकालीन प्रशासन का जो विभाजन है वो जो इसका प्रशासन का विभाजन है ना कुछ इस तरीके से था, जैसे कि सबसे पहले चंद राज्य आ गया, सबसे बड़ा चंद राज्य, इसके बाद आ गया इसका मंडल, इसके बाद इसके अंदर आ गए देश, इसके बाद आ गया परगना, गरखे, फिर गांव। अगर कालीन प्रशासनिक इकाई भागों में विभक्त है, कैसे विभक्त है, भागों में, जैसे 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, पौड़ी 15 बिश्वा आदि। 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, पौड़ी 15 बिश्वा, इन सब में क्या था, प्रशासनिक इकाई विभक्त थी। अब पौड़ी 15 बिश्वा तो कहा जाता था सामान्य जनता को। 4 बूढ़ा के अंतर्गत आते थे कारकी, बोड़ा, तड़ागी और चौधरी। कारगी, बोरा, तड़ागी और चौधरी, इसे सोमचंद्र ने ही क्या कर रखा था, उस टाइम पे नियुक्त कर रखा था। 5 थोक में आगे मेहरा, फलतियाल, देव, ढेक और खड़ायत। कौन कौन, मेहरा, फलतियाल, देव, ढेक और खड़ायत। पंचबड़िया वर्ग में आ गए 4 चौथानी, जिसमें 6 छरिया ब्राह्मण आते थे। 4 चौथानी और 6 छरिया ब्राह्मण। चंद्रकाल में सामान्य प्रजा के लिए पौड़ी 15 बिश्वा का जिक्र मिलता है। हमने रुद्रचंद्र के काल में भी पढ़ा था कि उसने सामान्य जनता को क्या कहा था, पौड़ी 15 बिश्वा कहा था। चंदों के समय सीराकोट कुख्यात कारागार था। एक कारागार था कहाँ पर, सीराकोट में, जहाँ पर दीपचंद और उसके पुत्र को क्या करते हैं, लास्ट में वहाँ पर बंदी बना लेते हैं। तो यहाँ राजा दीपचंद और उसके दोनों पुत्रों को क्या कर रखा था, कैद कर रखा था। चंद्रकाल में चौथानी ब्राह्मण टोली का कार्य क्या था, विवाह कराना था। क्या करते थे ये लोग, चौथानी ब्राह्मण टोली क्या करती थी, विवाह वगैरह का काम करती थी, विवाह कराने का काम करती थी। अब देखते हैं चंदों की भू राजस्व नीति। कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक जो अंग है वो क्या है, कोश है। कौटिल्य का जो सप्तांग राज्य सिद्धांत है इसके अंतर्गत क्या मिलता है, 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से जो एक अंग है वो क्या है, कोश है। और चंदों के समय राजा जिनको रौत गूंठ यानी कि विष्णु प्रीति के रूप में जमीन देते थे और उसे थातवान कहते थे, जिनको देते थे उसे थातवान कहते थे। अब इसमें क्या है कि जो चंदों के समय में जो शासक है ना वो रौत भूमि और गूढ़ भूमि देते थे। रौत भूमि देते थे किसी बहादुरी के लिए या किसी साहसिक कार्य के लिए अपने किसी सैनिक को, या फिर नॉर्मल जो जनता है उसमें से किसी को दे दी। और जो गूढ़ भूमि होती थी वो मंदिर वगैरह में जो अनाज की व्यवस्था है या मंदिर की जो व्यवस्था है वो करने के लिए किसी पंडित या पुजारी को दी जाती थी। तो जिसे भी रौत भूमि या गूढ़ भूमि दी जाती थी उसे थातवान कहा जाता था। और खाईकर होता था खाई हुई भूमि पर कर देने वाला, अनाज व नकदी दोनों के रूप में कर देता था, जबकि सिरतान जो है वो नकदी के रूप में कर देता था। अब खाई कर क्या होता था, खाई हुई भूमि पर कर देने वाला, जो अनाज या नकदी किसी भी रूप में कर दे सकता है। और नहीं, जो अनाज और नकदी दोनों रूप में कर देगा, अनाज भी देगा और नकदी भी देगा। और जो सिरतान है, सिरतान क्या देगा, सिरतान केवल नकदी के रूप में कर देगा। इस तरीके से ये था, खाईकर अनाज और नकदी दोनों के रूप में कर देगा और जो सिरतान है केवल नकदी के रूप में कर देगा। कैनी होते थे भूदास, कैनी कहते थे भूदासों को, जो गल्ला छहाड़ा को राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। गल्ला छहाड़ा यानी कि भूमि की उपज का छठा भाग, इसको राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। कौन, कैनी, जो कि भूदास होते थे। थातवान कैनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था और कैनी झूठा नहीं खाता था, जबकि छोड़ा झूठा खा सकता था एवं उसे जब चाहे किसी को भी बेचा जा सकता था। जैसे जो भूदास है ना, तो जो थातवान है जिसको रौत और गूंठ भूमि दी गई है और जिसका उस भूमि पर हक दे रखा है राजा ने, तो जो थातवान है वो कैनी यानी कि किसी भी भूदास को जिसके पास जमीन नहीं है उसको नहीं बेच सकता है। यानी कि कैनी उसे नहीं देगा, कि जिसके पास कोई जमीन नहीं है उसे कोई भी कैनी नहीं दिया जाएगा। और कैनी जो है वो जूठा नहीं खाता था, जबकि जो छोड़ा है वो जूठा भी खा सकता था। यानी कि यही मतलब हो गया होगा कि शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कि कैनी जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे नहीं बेचा जाएगा। और जो छोड़ा होता है ना, छोड़ा और छोड़ी यानी कि पुरुष दास और महिला दास, तो जो पुरुष दास है ना उसको किसी को भी बेच सकते हैं हम, चाहे उसके पास ज़मीन है चाहे उसके पास ज़मीन नहीं है, हम उसे बेच सकते हैं। ऐसा इसमें मतलब निकल सकता है इसका। राजा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए रौत या पुरस्कार के रूप में ज़मीन देता था। वही है कि बहादुरी के लिए रौत के रूप में ज़मीन दी जाती थी। गल्ला छहाड़ा एक प्रकार का भू राजस्व था, जो सामान्य अनाज का छठा भाग नगद के रूप में दिया जाता था, गल्ला छहाड़ा। और कैनी लोग क्या होते थे, इसी गल्ला छहाड़े को राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। प्रधान हर गांव में एक होता था और वो क्या करता था, मालगुजारी वसूल करता था। ऐसे ही प्रधान पद जो होता था वो वंशानुगत होता था और प्रधान के नीचे कोटाल और प्रहरी होते थे। प्रधान जैसे कि है तो वो पद जो था वो वंशानुगत था और उसके नीचे कोटाल और प्रहरी नाम के 2 लोग भी नियुक्त होते थे। कोटाल प्रधान के अधीन कार्य करता था, जो लगान विषय का हिसाब किताब रखता था। जैसे लगान का कोई हिसाब किताब है तो वो कौन रखेगा, कोटाल रखेगा। और प्रत्येक गाँव में क्या होगा, एक प्रहरी होगा और इसके द्वारा क्या की जाएगी, गाँव की चौकीदारी की जाएगी। घरेलू नौकर या दास को छोड़ा और दासियों को छोड़ी कहा जाता था। और अस्कोट के रजबात छोड़ों को सेवक या विश्वा कहा जाता था। और अस्कोट क्षेत्र में जो रजवार हैं उनके यहाँ पे जो छोड़े थे उनको क्या कहा जाता था, रस सेवक और विश्वा। विष्णु प्रीति या गूंठ भूमि जो प्राय मंदिरों को दान में दी जाती थी।
या तो गूढ़ भूमि जो है वही मंदिर के पुजारियों को जो दान में दी जाती है उसे या तो विष्णु प्रीति कहते थे या गूढ़ भूमि कहते थे। भूमि माप की जो इकाई है उसे नाली, जूला, अधाली और मशा आदि कहते थे। क्या कहते थे? नाली, जूला, अधाली और मशा। एक मशा 2 किलो से कम माप का व एक जूला 10 कुंतल के बराबर होता था और अधाली लगभग 15 किलो के बराबर होती थी। अब जो इस चंद समय में भूमि की माप है वो अनाज जितना है ना उसके अकॉर्डिंग की जाती थी। जैसे 2 किलो का जो एक है 2 किलो के जो बीज है वो एक मसा है, और कम माप का और जूला जो है 10 कुंतल के बराबर होता था। 2 किलो से कम का वो एक मसा हो गया, और जैसे जूला हो गया तो 10 कुंतल जो बराबर है उसको जूला कहते थे। 10 कुंतल का वजन या 10 कुंतल का बीज जो हो गया वो एक जूले के अंतर्गत आएगा। और एक अधाली लगभग 15 किलो के बराबर होती थी। 20 नाली भूमि जो लगभग 1 एकड़ के बराबर होती थी, जिसे क्या कहते थे? बिसा कहते थे। 20 नाली भूमि को बिसा कहा जाता था, जो लगभग 1 एकड़ के बराबर थी। और चंदों के समय में 36 प्रकार के राज करते, जिन्हें छत्तीसी कहते थे। 36 रकम और 32 कलम का एक जो है नाम चंदों की इस कर व्यवस्था को दिया गया है। तो 36 प्रकार के इसमें क्या थे? राज करते, जिसे छत्तीसी कहते थे। और चंदों के समय सभी करों के नाम क्या थे? 36 रकम और 32 कलम था, जिसे गोरखों ने क्या कर दिया? फिर समाप्त कर दिया कि 36 अनेकों प्रकार के कर चंदों की साइड से लगाए गए थे। जो भी एक नया शासक बनता था वो किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कर लगा देता था। तो इसलिए अब हम देखेंगे चंद्रकालीन कर व्यवस्था को। चंद्रकालीन कर व्यवस्था सबसे पहले देखते हैं जूलिया कर, जो कि है नदी पुलों पर लगने वाला कर। इस कर को सांगा भी कहते हैं, जो कि नदी पुल पर लगता था। जैसे कोई नदी या नया पुल बना है तो उस पुल पर जाने वाले से जो कर लिया जाता था वो था जूलिया। सीरती नगद कर, जो प्रायः माल, भाबर और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। सीरती से ही सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई है। सीरती एक प्रकार का क्या था? नगद कर था, जो किससे वसूला जाता था? भाबर और भोटिया व्यापारियों से, नगद रूप में। हाँ। और राखिया जो है रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय में लिया जाता था। मांगा कर युद्ध के समय में लिया जाता था। अब जैसे हमारे जो चंद्र शासक हैं उन्होंने कई तरीके के डोटी अभियान किया और कई तरीके के जो युद्ध करते रहते थे ना, तो इस समय भी ये कर लेते थे, तो उसे मांगा कर कहते हैं। खैनी या कपिलिनी कर जो है वो कुली बेगार कर लिया जाता था, एक तरीके से कि अपना सामान वो क्या करेंगे, अपना सामान किसी भी लोग को दे देंगे और वो उनका सामान लेके जाएंगे, तो उसे खैनी कपीलिनी कहते हैं। बेकर जो अनाज के रूप में दिया जाता था लोगों के द्वारा। कटक जो सेना के लिए कर लिया जाता था उसे कटक कहा जाता है। ऐसे ही भात कर, बड़े उत्सवों में भात की दावत देना, तो ये भात कर होता था। भाग कर घराटों पर लगने वाला कर, घराटे यानी कि जहाँ से हम चक्की वगैरह जहाँ पे हम अपने अनाज को पीसते हैं उन पर जो कर लगता था उसे भाग कर कहते हैं। न्योबली कर, न्योबली यानी कि न्याय पाने के लिए देकर, जैसे किसी का कोई मसला या कोई मामला उलझ गया है तो उसके लिए जो कर न्यायाधीश को या कचहरी को दिया जाएगा, वो न्याय पाने के लिए जो कर दिया जाएगा उसे न्योबली कर। रौल्य देवलिया, ये राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए रौल्य देवलिया कर दिया जाता था। जैसे कि राज परिवार है ना, अब चंद्र शासक है, उनकी कोई राज देवी है तो उनकी देवी देवताओं की जो पूजा होती है हर माह में या हर वर्ष में, तो उसके लिए भी कर लिया जाता था, उसे रौल्य देवलिया कर कहते हैं। बजनिया, बजनिया जो राजा के नृतक नृत्यकियाँ होती थी, वो उनके मनोरंजन के लिए जो भी नृतक या नृतकियों को बुलाता था उनको जो वो फीस देता होगा उस टाइम पर, उसके लिए भी लोगों से कर लिया जाता था, तो उसे बजनिया बोलते थे, बजनिया कर। ऐसे घुड़ियालो, घुड़ियालो राजा के घोड़ों के लिए लिया जाने वाला कर। अब राजा के पास अनेकों प्रकार के घोड़े होते थे, तो उन घोड़ों का जो पालन पोषण है, उनका अनाज है, उनका खाना है, तो उसके लिए भी जनता से कर लिया जाता था, उसे क्या कहते थे? घुड़ियालो। कमीन चारी या सयाने चारी कर, तो ये एक तरीके के सयाने या बूढ़ा को दिया जाने वाला कर था, जो किसानों से लगान वसूल करते थे। अब जो किसानों से लगान वसूल भी कर रहे हैं ना, जो अनाज का छठा भाग है, तो उनको देने के लिए भी कर लिया जाता था। जो सयाना और बूढ़ा को दिया जाता था तो उसे कमीन चारी या सयान चारी कर कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के और अजीब से कर थे जो चंद्र शासन में लगे थे, तो इसलिए इन करों को 36 रकम और 32 कलम कहा गया। अगला है टाँड कर। टाँड कर जो है सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। जो सूती वस्त्र के बुनकर थे ना, उनसे भी कर लिया जाता था, उसे कहते थे टाँड कर। मिझारी कर, मिझारी कर कामगारों से लिया जाता था, जो काम करने वाले कारीगर थे उनसे, या फिर जो मजदूर थे मजदूर वर्ग से, उनसे मिझारी कर लिया जाता था। रंतगली या शाहूकर, ये मूनाकोट ताम्रपत्र में लेखक को देय कर था, देय कर का वर्णन है। इसे सौली भी कहा जाता है, यानी कि जो लेखक लोग होते थे ना उनको भी कर दिया जाता था, जो क्या है रंतगलिया साहू के नाम से है, जिसे सौली भी कहा जाता है। ये मूनाकोट ताम्रपत्र में लेखक को एक देय कर का वर्णन किया गया है इसमें। ऐसे ही कूद कर, जो नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज होता था, यानी कि जिसके पास नगद नहीं है वो क्या देगा? अनाज देगा, उसे क्या कहते थे? कूद कर। ऐसे ही भेंट कर, भेंट कर होता था राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली जो भेंट होती थी उसे भेंट कर कहते थे। सीकदार नेगी कर, जो कि परगना अधिकारी को देकर होता था। परगना का अधिकारी कौन होता था? नेगी होता था। तो अब इसमें टिप्पणी दे रखी है कि लक्ष्मी चंद के मूनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए सीकदार नेगी कर, जो कि 2 रुपया ठहराया गया था, सीकदार नेगी कर पूरे गाँव से लिया जाता था। तो ये क्या 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 होता था? सीकदार नेगी कर परगना के अधिकारी को देकर होता था। कनक कर, कनक कर है जो शौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। जो शौका व्यापारी है ना, तो उनसे स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कर कनक कर था। डाला, गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया गया जो दस्तूर है उसे डाला कहा जाता है। गांव में सयाने होते थे जो यहाँ पर राजस्व वगैरह इकट्ठा करते थे, तो उनको जो अनाज के रूप में कर दिया जाता था उसे दस्तूर
जो होता था उसे डाला कर कहते हैं। ऐसे ही मौ होता था हर परिवार से लिया जाने वाला कर, यानी कि जितने भी परिवार हैं गांव में या क्षेत्र में उन सभी परिवारों से जो कर लिया जाता था उसे मौ कर कहा जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हिल यानी अधूल कर। हिल यानी अधूल कर होता है जो बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था, उसे हिल यानी अधूल कर कहते हैं, जिसे सिंगाली ताम्रपत्र में इसका वर्णन कर रखा है। हिल यानी अधूल कर जो कि बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था। पौरी कर या प्रहरी कर जो राजधानी की रखवाली के लिए देकर होता था, जो राजधानी की प्रॉपर देखभाल करते थे ना, रखवाली करते थे, तो उनके लिए जो कर लिया जाता था उसे प्रहरी कर या पौरी कर कहते हैं। बाजदार जो महाजनों को देई कर होता था, महाजन जो होते थे उनको देने वाला जो कर था उसे बाजदार कर कहते हैं। औताली कर जो राजा की जमीन होती थी उस पर, जो राजा की ज़मीन होती थी उस पर भी कर देना होता था, जिसे औताली कर कहते हैं। कुकुर या लोकर ये होता था राजा के कुत्तों के लिए देकर, जो कि राजा ने अपने कुत्ते पाल रखे थे तो उनके लिए भी एक कर दे था, जिसे कुकुर या लोकर कहते हैं। शिव कर राजा के सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर, राजा के जो सेवक हैं उनके लिए जो कर लिया जाएगा उसे शिव कर। जगरिया कर जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था, इन्हें जगरिया कर कहते हैं। चौपदार कर राजा की निजी वस्तुओं जैसे तलवार ढाल ढोने वालों हेतु लिया जाने वाला कर, यानी कि जो राजा जब किसी युद्ध पर जाएगा या नॉर्मल जब राजा अपने क्षेत्र का निरीक्षण करेगा आएगा तो उसकी जो तलवार उठाएगा, उसकी ढाल उठाएगा, उसके जो सामान उठाएगा, उन लोगों को जो कर दिया जाएगा उसे क्या कहते थे? चौबदार कर। शुक कर राजा को मुकर्रर समय पर दिया जाने वाला नजराना, जो सेवक के लिए है ना मुकर्रर, यानी कि जैसे ही राजा के जो सेवक हैं जो उसके हाथ दबा रहे पैर दबा रहे हैं खाना ला रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो कर लिया जाता था वो शुक कर है। गरखा नेगी कर पटवारी व कानून गो के लिए लिया जाता था, जो पटवारी थे और जो उनके कानून गो थे उनके लिए जो कर लिया जाता था वो कौन सा था? गरखा नेगी कर। इतने सारे कर जो है वो किससे लिए जाते थे? सामान्य जनता से लिए जाते थे, इसीलिए इनके लिए क्या कहा गया है? 36 रकम 32 कलम, इतने सारे करें कि हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए यहाँ पर कर लिया जाता था। अब देखते हैं चंद्रकालीन धार्मिक जीवन और स्थापत्य को। बैजनाथ मंदिरों में से लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है वो चंदों ने बनवाया है। बैजनाथ मंदिरों में जो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है ना वो चंदों द्वारा बनवाया गया है। और चंद शासकों का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था? गाय था। और चंद शासक था जो ज्ञान चंद, इसके समय में उसने किसको अपना राज्य चिन्ह बनाया? गरुड़ को। बागेश्वर का जो मंदिर है मूलतः कत्यूरियों ने बनाया था, जबकि गोपेश्वर के बागनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो लक्ष्मी चंद ने 1602 में किया था। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद ने किया 1602 में, और बागेश्वर का जो मंदिर है वो कत्यूरियों ने बनवाया था, और जीर्णोद्धार किसने करवाया? लक्ष्मी चंद ने। पिथौरागढ़ में नकुलेश्वर मंदिर जो है वो चंद्रकालीन है, जिसके पास ही भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में उत्कीर्ण क्या है? यहाँ पर मूर्ति है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में है नकुलेश्वर मंदिर, जो कि चंद्रकालीन है। मण का जो सूर्य मंदिर है वो चंद्रकालीन है, जिसमें 7 घोड़ों में विराजमान सूर्य देवता की प्रतिमा है, और पास में एक हथिया देवाल क्या है? एक हथिया देवाल भी स्थित है। मड़ का सूर्य मंदिर जिसमें 7 घोड़ों में विराजमान सूर्य देवता की प्रतिमा है। पिथौरागढ़ का मरसोली और कासनी में चंद्रकालीन पंचायतन शैली के 5-5 मंदिर थे, जो वर्तमान में कुछ ही अस्तित्व में है। पिथौरागढ़ में एक मरसोली में कासनी मरसोली और कासनी में चंद्रकालीन क्या है? मंदिर हैं जो पंचायती शैली में है, अभी इनके अस्तित्व क्या है? कुछ ही है। लाल मंडी किला अल्मोड़ा पलटन बाजार में 1563 में कल्याण चंद द्वारा निर्मित, इसे फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है। लाल मंडी किला किसने? 1563 में कल्याण चंद द्वारा, इसे फोर्ट मोयरा भी कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख किले किस किसने बनवाए। लाल मंडी किला वही 1563 हमने पढ़ा, कल्याण चंद। खगमरा किला राजा भीष्मचंद ने बनवाया। मल्ला महल किला अल्मोड़ा में स्थित है, रुद्रचंद ने बनवाया। राजबुंगा किला चंपावत में सोमचंद ने बनवाया, और यहीं से उसने अपने राजधानी की शुरुआत की और चंदवंश की नींव रखी। नेथड़ा का किला अल्मोड़ा में है, गोरखा शासन, जब यहाँ पर गोरखा शासन लगा तो गोरखाकालीन किला है। सिरमोही का किला लोहाघाट चंपावत में। बाणासुर का किला चंपावत में है, और जो इसका स्थानीय नाम है वो क्या है? मारकोट का है किला, मारकोट का किला कहते हैं। गोल्ला चौड़ का किला जो है वो राजा गोरिल ने बनवाया था, जो चंपावत में है। बैराट का किला कालसी के निकट है। कलवागढ़ी का किला रुड़की के ग्राम रांझा में है, और रुद्रपुर का जो किला है वो काशीपुर में शिवदेव जोशी ने बनवाया। मुगल गढ़ी कहाँ पर है? चंपावत में। खलंगा या नालापानी किला देहरादून में है। मुगल गढ़ी चंपावत में है। खलंगा और नालापानी का किला कहाँ पर है? देहरादून में। एक बार और देखते हैं। लाल मंडी का किला अल्मोड़ा में 1563 कल्याणचंद। खगमरा का किला अल्मोड़ा में राजा भीष्मचंद। मल्ला महल अल्मोड़ा रुद्रचंद। राजबुंगा का किला चंपावत सोमचंद। नेथड़ा का किला अल्मोड़ा में गोरखाकालीन। सिरमोही का किला लोहाघाट चंपावत में। बाणासुर का किला चंपावत में, और स्थानीय नाम मारकोट का किला। गोल्ला चौड़ का किला चंपावत में राजा गोरिल। बैराट का किला कालसी के निकट। कलवागढ़ी का किला रुड़की में ग्राम रांझा। रुद्रपुर का किला काशीपुर में शिवदेव जोशी, और मुगलगढ़ी का किला चंपावत में। खलंगा और नालापानी देहरादून में है। अब हमने इसमें क्या देखा था कि चंद्रकालीन हमने कर देख लिए, चंद्रकालीन हमने प्रशासन देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर चंद्रकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमचंद्र कुमाऊं आया था। जब गजनवी का आक्रमण हुआ ना तब सोमचंद्र यहाँ पर आ रखा था, और चंदों के जो राजकुमार हैं अपने आप से पहले कुंवर और गुसाई लगाते थे, मतलब अपने नाम के पहले क्या लगाते थे? कुंवर या गोसाई लगाते थे। लेकिन भारती चंद के जाख ताम्रपत्र में पर्वत चंद के नाम से पूर्व कुंवर लगा था, और रत्न चंद के नाम के बाद कुंवर लगा था।
अतः जो रत्नचंद्र है वो छोटा पुत्र हो सकता है और जो पर्वतचंद्र है वो बड़ा पुत्र हो सकता है, कि बड़े पुत्र के नाम के पहले कुंवर और छोटे पुत्र के नाम के बाद कुंवर। चंद्र राजाओं की जो उपाधि है श्री राजाधिराज, महाराज, धीराज, इस तरीके की इनकी उपाधियां थी। और ताम्रपत्रों के जो उत्कीर्णों का है, जो उत्कीर्ण करता थे उन्हें सुनार या सुधार कहा जाता था, जो ताम्रपत्र उत्कीर्ण करते थे। और ताम्रपत्रों के जो लेखक होते थे ना उन्हें जोशी कहा जाता था, जिन्हें जोईशी भी कहा जाता था, जोशी या जोईशी। ज्ञानचंद्र के गोभाषा ताम्रपत्र में उत्कीर्ण जिसने किया है उसके लिए लिखित इंद पद्याकरेण नाम का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। चंद्रों के ताम्रपत्रों में राजाओं की जो वंशावली है वो नहीं मिलती है, बल्कि कत्यूरियों के ताम्रपत्र में राजाओं की वंशावली मिलती है। केवल एकमात्र चंद्र राजा जगत चंद्र, जिसके बरम ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम मिलता है। किसका? जगत चंद्र। किसने? बरम ताम्रपत्र में। चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी है चंपावत थी, जो कि काली व चंपावती नदी के तट पर थी। और चंदों की जो दूसरी राजधानी है कहाँ पर थी? अल्मोड़ा या आलमनगर, कोशी नदी के तट पर थी। अल्मोड़ा जो जिसका पहले नाम आलमनगर था अभी अल्मोड़ा है, तो वहाँ पर कोशी नदी के तट पर दूसरी राजधानी थी। चंद्र शासन में राजधानी के लिए बुंगा, राजापुर, राजधाई इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। किसका? राजबुंगा, राजापुर, राजधाई इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। और चंद्र काल में गोला बारूद रखने वाले स्थान को क्या करते थे? सेलखनिया। सेलखनिया जो कि गोला बारूद रखने का क्या था? स्थान था, इसे क्या कहते थे? सेलखनिया कहते थे। और चंद्र काल में गाय बैल रखने वाले स्थान को ठाठ, गाय बैल रखने वाले स्थान को क्या कहते थे? ठाठ कहते थे। चंद्रकाल में गोला बारूद रखने वाले स्थान को सेलखनिया कहा जाता था और चंद्रकाल में गाय बैल रखने वाले स्थान को ठाठ कहते थे। क्या गोला बारूद रखने वाले स्थान को सेलखनिया और गाय बैल रखने वाले स्थान को ठाठ। जबकि मांस के प्रयोग के लिए होने वाले जानवरों को, जैसे बकरी, भेड़, इन सबको रखने वाले स्थान को क्या कहते थे? सीकर कहते थे। जहाँ पर ये लोग क्या बकरी और भेड़ को रखते थे उस स्थान को सीकर कहते थे। तथा सीकर के अधिकारी को सीकरा या सांका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीकरा या सांका। गोला बारूद रखने वाले स्थान को सेलखनिया, गाय बैल रखने वाले स्थान को ठाठ, मांस के लिए प्रयोग होने वाले जानवर जैसे बकरी है, भेड़ है, इनको रखने वाले स्थान को सीकर और सीकर के अधिकारी को सीकरा या सांका कहा जाता था। ऐसे ही अब देखते हैं चंदों की सामाजिक व्यवस्था। चंद जो हैं वो राजा अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत मानते थे। नाली शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो तमिल साहित्य में मिलता है। नाली, हम कहते हैं ना कि हमने कहा ना चंदों का जो भूमि नापने का जो एक तरीका था वो नाली भी है, तो नाली का जो सबसे पहले उपयोग है या प्रयोग है वो तमिल साहित्य में मिलता है। ओझा नाम का जो ब्राह्मण है वो रावत नाम के राजपूत कत्यूरी राजाओं के समय आए थे, जबकि कोश्यारी राजपूत का जो मूल निवास है वो बंगाल था। कोश्यारी नाम के जो राजपूत हैं उनका जो मूल निवास कहा जाता है कि बंगाल है, और जो ओझा नाम के ब्राह्मण हैं वो रावत नामक राजपूत कत्यूरियों के समय आए थे। जोशी व पंत नाम के जो ब्राह्मण हैं वो कुमाऊं में महाराष्ट्र से आए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जोशी और पंत अभी हमें मिलते हैं ना, वो जो ब्राह्मण है वो कुमाऊं में महाराष्ट्र से आए थे। बसेड़े राजपूत राजस्थान के बांसवाड़े से कुमाऊं आए थे। कुमाऊं के सबसे प्राचीन देवता एरी व घुरुड़िया देवता हैं और दोनों देवताओं को पशुचारकों द्वारा पूजा जाता है। हम कहते हैं ना हमारे यहाँ पे हर एक गांव में एड़ी देवता का मंदिर मिलता है हमको, तो जो एड़ी और घुरुड़िया देवता है ना, इन दोनों देवताओं को पशुचारकों के द्वारा क्या किया जाता है? पूजा जाता है। जैसे किसी के घर में गाय का नया बछड़ा पैदा होता है तो वो उस गाय का जो दूध है वो 11 दिन के बाद या 21 दिन के बाद एड़ी देवता के मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। पहाड़ में ये प्रचलन है अभी भी। तो ये जो देवता है ना पशुचारक जिनके पास पशु होते हैं ना, वो पूजते हैं इन देवता को पशुओं के देवता के रूप में। और कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग थे, जैसे चौथानी, पंचबिड़िया और खश ब्राह्मण। इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? पितलिया ब्राह्मण कहते थे, जिसमें चौथानी ब्राह्मण श्रेष्ठतम थे। ब्राह्मणों के 3 वर्ग, चौथानी, पंचबिड़िया और खश ब्राह्मण। राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए ताम्रपत्र में ठक्कुर लिखा मिलता है। ठक्कुर शब्द मिलता है किसके लिए? राजस्थानी ब्राह्मणों के लिए। राजपूत भी 2 प्रकार के थे, एक आर्य राजपूत थे, एक थे आर्य जो कि राजपूत, और खश राजपूत। 2 प्रकार के राजपूत थे, आर्य राजपूत और खश राजपूत। आर्य राजपूत बाहरी भागों से यहाँ आए थे, जिसके अंतर्गत चंद राजा के वंशज भी आते हैं, और वैश्य वर्ग के लिए साहू कहते थे, जबकि पौरी राजमहल की चौकीदारी करते थे। जो वैश्य वर्ग है उसके लिए साहू शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो राजमहल की चौकीदारी करते थे उनके लिए पौरी शब्द का प्रयोग किया गया है। पौरी या पहरी कर भी लेते थे ना, तो पौरी जो शब्द है वो राजमहल की चौकीदारी के लिए है। कुमाऊं में उत्कीर्ण जो उत्कीर्णक है, उत्कीर्णक, इसका जो काम है वो सुनार और टमटा करते थे, जबकि कपड़े बुनने का जो काम है वो राजकोली करते थे। कपड़े बुनने का काम कौन करते थे? राजकोली करते थे, और जो उत्कीर्णक का काम करते थे सुनार और टमटा करते थे। कुमाऊं में स्वर्णकारों द्वारा तिब्बत क्षेत्र से बोरेक्स का आयात भी किया जाता था। बोरेक्स का आयात किया जाता था जिसमें स्वर्णकारों के द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में। अब देखते हैं हम इसमें उत्तराखंड में प्रमुख प्राचीन मापतौल की प्रणालियाँ क्या क्या थी। अब देखते हैं लंबाई, भूमि आदि मापन प्रणाली। वैसे तो हमने ये मापतौल की प्रणालियाँ आपने कहीं वीडियोस के थ्रू या फिर आपने बुक से और एक सिलेबस में हमने पढ़ रखी है, पर यहाँ पर हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि यहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें दे रखा है। तो लंबाई, भूमि आदि मापन प्रणाली। राज्य में भूमि मापन की 2 इकाइयाँ हैं, एक मुट्ठी और एक नाली। हम कहते हैं ना कि कितनी ज़मीन है, इतने मुट्ठी ज़मीन है या इतने नाली ज़मीन है। तो 16 मुट्ठी जो है ये जितनी भी भूमि मापन की प्रणालियाँ पुरानी है ना, ये बीज के जो माप है या बीज की जितनी भी मात्रा है उसके अकॉर्डिंग ही मापी जाती थी कि ये बीज कितने एरिया में आता है। तो 16 मुट्ठी जो है वो बीज की मात्रा होती थी। एक नाली में 16 मुट्ठी बीज आता है।
ऐसा माना जाता था कि एक नाली में 16 मुट्ठी बीज आता है तो 16 मुट्ठी बराबर एक बीज हो गया। और एक नाली कितनी होती थी, 200 वर्ग मीटर की होती थी। और 2.5 नाली जो है वो 1 बीघा कहलाती थी, जिसमें 40 मुट्ठी आती थी। 2.5 नाली यानी कि 2.5 नाली जो होती थी उसमें उसे कहते थे 1 बीघा ज़मीन है, और 40 मुट्ठी इसमें आती है। 40 मुट्ठी जो बीज की मात्रा है वो आती है। 1 हेक्टेयर में 50 नाली थी या 10,000 वर्ग मीटर थी। 1 हेक्टेयर जिसे कहते थे 50 नाली आएगी इसमें कहते हैं। और 1 गज में 0.91 वर्ग मीटर भूमि आती थी। और 45 गज में आती थी 1 विश्वा। 45 गज में 1 विश्वा। अब देखते हैं ठोस, जो कि धातु के लिए माप होती थी मापन प्रणाली। तो रुपये की सबसे छोटी जो इकाई होती थी उसे कहते थे कूड़ी। 12 टका बराबर 1 सवा सेर, 10 कूड़ी बराबर 1 दमही, 3 पाई बराबर 1 पैसा, और 4 पैसा बराबर 1 आना होता था, और 16 आना बराबर 1 रुपया होता था। यानी कि 4 पैसा जिसमें होता था ना उसे कहते थे 1 आना, और 16 आना जहाँ पर हो जाता था उसे कहते थे कि ये 1 रुपया है। 8 रत्ती बराबर 1 माशा, और 12 माशा बराबर 1 तोला या 10 ग्राम होता था। यानी कि 10 ग्राम में कितना आता था, 12 माशा आता था। और 12 माशा में कितने रत्ती, 8 × 12 कर देंगे तो 1 माशा में 8 रत्ती, और 12 माशा मतलब 10 ग्राम। 5 तोला बराबर 1 पल, 5 तोला बराबर 1 पल, 1 तोले में 10 ग्राम, और 5 तोला कितना हो गया, 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब 1 पल। 100 तोला या 20 पल बराबर 1 टका। 100 तोला अगर है तो 1 टका होगा वो। ऐसे ही ठोस व अन्य मापन प्रणाली देखते हैं। 1 मुट्ठी में आता है 62.5 ग्राम। 1 मुट्ठी में 62.5 ग्राम आता है। हमारी जो 1 मुट्ठी होती है ना उसमें 62.5 ग्राम आता है। और 8 मुट्ठी में कितना आएगा, 1 सेर के बराबर आएगा। 1 सेर कहते हैं उसको। और 1 सेर कितना होता है, 1 सेर होता है 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। और 2 सेर का मतलब हो गया 1 किलोग्राम या 1 कूड़ी। 1 किलोग्राम के लिए शब्द जो यूज़ कर रखा है वो है कूड़ी। 2 सेर मतलब 1 किलोग्राम, और 2 किलोग्राम मतलब 1 पाथा। 2 सेर का मतलब हो गया 1 किलोग्राम, ठीक है। तो और 2 किलोग्राम का मतलब हो गया एक पाथा। और 8 पाथा मतलब 1 डाल या 16 किलोग्राम। जिसमें 8 पाथा होंगे ना उसमें 16 किलो होगा। जिसमें 8 पाथा होंगे उसमें 16 किलो होगा। 1 मण बराबर 20 पाथा या 40 किलो। 1 मण कितना होगा, जिसमें 20 पाथा होंगे या 40 किलोग्राम होगा। 2 कुड़ी बराबर 1 पाथा होगा, जिसे 2 किलोग्राम कहेंगे। कुड़ी मतलब किलोग्राम हो गया, जिसमें 1 पाथा होगा। 2 डाल में 1 दूण होगा, जिसे 32 किलोग्राम कहेंगे। 20 कुड़ी में 1 विशत होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, 1 विशत मतलब जिसमें क्या होगा, 20 किलोग्राम होगा। 20 पाथे में 1 मण होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, 40 किलोग्राम कहेंगे। 1 मण में कितना आएगा, 40 किलो आएगा। 20 दूण में कितना आएगा, 1 खार आएगा। 1 खार में कितने किलो, 640 किलो आएंगे। और 1 तामी में 250 ग्राम आता है। 1 तामी मतलब 250 ग्राम, और 2 तामी मतलब 1 सेर। 1 सेर का मतलब 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या होता था, पुराने जो हमारे मापन प्रणाली है वो इस तरीके से थी। तो ये हमें थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होगा, बट अगर हम इसके इतने किलो में इतना सेर इस तरीके से याद करेंगे ना तो बहुत आसान होती हैं ये चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें याद करने की। तो यहाँ पर हमारा पूरा चंद्रकालीन वंश और व्यवस्था और इसके कर, भू राजस्व नीति, ये सब कुछ हमारा समाप्त हो गया है। अब इसके पास आगे जो चैप्टर है वो है पवार राजवंश। उसको हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। इसके लिए इस चैप्टर को हम यहीं पर रिवाइज़ करेंगे, बार बार इसको रिवाइज़ करेंगे, ताकि हमें इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम अच्छे से याद हो जाएं। साथ में इसकी एमसीक्यू सीरीज़ भी आ रही है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।